हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम ऑफ क्लास 6th जियोग्राफी। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार, सन, कॉन्सलेशन, प्लैनेट्स एंड डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन टॉपिक्स को कवर किया था। हम इस लेक्चर में सैटेलाइट इस टॉपिक को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो टॉपिक इज सैटेलाइट। तो पहले हम सैटेलाइट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो देखिए बच्चों, सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है और ये प्लैनेट्स के अराउंड, प्लैनेट के चारों ओर उसी तरह से घूमता है जिस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड या फिर बोले तो सन के चारों ओर घूमता है। तो सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी तरह से जिस तरह से प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करते हैं और उस फिक्स्ड पाथ को हमने क्या कहा था बच्चों? उस फिक्स्ड पाथ को हमने ऑर्बिट कहा था। तो प्लैनेट सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करती हैं। इसी तरह से सैटेलाइट्स प्लैनेट के अराउंड मूव करते हैं। तो देखिए, इस इमेज में आप देख रहे होंगे ये सन है और ये हमारा प्यारा पृथ्वी दैट इज अर्थ। अर्थ एक प्लैनेट है। तो आप देखिए किस तरह से ये अर्थ सन के अराउंड इस तरह से चक्कर लगाता है। और यहाँ पे आप ये ऑब्जेक्ट एक देख रहे हैं, ये सैटेलाइट है और ये प्लैनेट के अराउंड इस तरह से चक्कर लगाता है। और ये जो सैटेलाइट है वो देख रहे हैं आप किस तरह से अर्थ के अराउंड इस तरह से चक्कर लगाएगा। तो अगर हम बात करें कि एक ऐसा सैटेलाइट जिसके बारे में हम जानते हैं तो वो है मून। जो हमारे चंदा मामा है वो एक सैटेलाइट है। सो मून इज अ सैटेलाइट। और आप देखिए किस तरह से मून, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम सैटेलाइट कह रहे थे अभी, ये मून है और मून अर्थ के अराउंड इस तरह से चक्कर लगाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मून इज अ सैटेलाइट और ये मून हमारे अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है। और बच्चों एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि अर्थ के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सैटेलाइट है और वो मून है। तो अर्थ के पास कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट है? अर्थ के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सैटेलाइट है। हमने आपको इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट पढ़ाते समय बताया था कि किस तरह से जो इनर प्लैनेट्स हैं जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनके पास या तो नेचुरल सैटेलाइट है ही नहीं या फिर है भी तो बहुत ही कम नंबर में है। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं अर्थ के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। और हमने आउटर प्लैनेट्स को पढ़ाते समय ये बताया था कि जो आउटर प्लैनेट्स है दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनके पास बहुत ही ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। तो इनके पास मोर देन 1 सैटेलाइट्स है। और इनकी अगर आप नंबर की बात करें, इन प्लैनेट्स के पास कितनी सैटेलाइट है तो वो 80, 88 इस तरह से इन प्लैनेट्स के पास सैटेलाइट है, आउटर प्लैनेट्स के पास। तो यहाँ पे हमने सैटेलाइट को पढ़ा और आपने देखा कि किस तरह से सैटेलाइट प्लैनेट्स के अराउंड मूव करता है। और हमने एक सैटेलाइट के बारे में देखा कि मून एक सैटेलाइट है और ये अर्थ के अराउंड मूव करता है। इसी तरह से सभी प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की सैटेलाइट है और वो सैटेलाइट्स उन प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है। तो यहाँ पे आपको सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, सैटेलाइट 2 तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। अभी आपने जो डेफिनेशन में पढ़ा दैट सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट, तो यहाँ पे हमने नेचुरल सैटेलाइट की बात की थी और हमने देखा था कि किस तरह से मून अर्थ के अराउंड मूव करता है और ये एक इकलौता सैटेलाइट है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। तो बच्चों, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, इनको इंसान बनाते हैं। और अब अगर हम बात करें कि एक ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे इंडिया ने बनाया है तो वो है आर्यभट्टा सैटेलाइट। तो आर्यभट्टा सैटेलाइट पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसे इंडिया ने बनाया है
और यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये देखिए, आप ये जो इमेज में देख रहे हैं ये आर्यभट्टा सैटेलाइट है। इस तरह से आर्यभट्टा सैटेलाइट दिखता था। और यहाँ पे देखिए मून एक नेचुरल सैटेलाइट है और किस तरह से ये कितना शाइनी सा दिख रहा है। अभी हमने नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था, अब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। It is designed by scientists to gather information about universe or for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the earth. तो देखिए बच्चों, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी कहते हैं क्योंकि हम इंसान इस सैटेलाइट को बनाते हैं। अब देखिए, इस सैटेलाइट को तो हम इंसान बनाते हैं, लेकिन क्या आप और हम इस सैटेलाइट को बना सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को? तो नहीं बच्चों, हम और आप इस सैटेलाइट को नहीं बना सकते हैं। इस सैटेलाइट को साइंटिस्ट बनाते हैं। और अगर आप पढ़ लिख करके साइंटिस्ट बनते हैं फ्यूचर में तो डेफिनेटली आप भी सैटेलाइट बनाएंगे। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को साइंटिस्ट बनाते हैं। और हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों बनाते हैं, हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास तो नेचुरल सैटेलाइट है ना, मून। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की क्यों जरूरत पड़ी? हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम यूनिवर्स के बारे में, अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके, इकट्ठा कर सके, इन सभी चीज़ों के बारे में जान सके। इसलिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाते हैं। और एक और पर्पज़ है आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाने का। वो पर्पज़ क्या है? हम कम्युनिकेशन के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाते हैं। अब आप बोलेंगे कि किस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए आप मुंबई में हैं और आपका फ्रेंड दिल्ली में है। आप कैसे एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर पाते हैं? आप इसलिए फ़ोन पे बात कर पाते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये सर्विस प्रोवाइड करता है, वो हेल्प करता है आपको कम्युनिकेशन करने में। तो इस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि नेचुरल सैटेलाइट्स प्लैनेट के अराउंड मूव करते हैं। तो इसी तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी प्लैनेट के अराउंड एक ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो हम किस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में ले जा करके छोड़ते हैं? तो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में रॉकेट की हेल्प से ले जा करके रखते हैं। तो देखिए बच्चों, इस चीज़ को आप इस इमेज में देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से ये एक रॉकेट है जिसको अर्थ से लॉन्च किया गया। तो ये रॉकेट जब स्पेस में पहुंचता है तो इसका एक पार्ट यहाँ से देख रहे हैं, इस इमेज में देखिए, यहाँ से पार्ट डिटैच हो जाता है। इस चीज को आप इस इमेज में अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से रॉकेट का एक पार्ट डिटैच हो गया और इस पार्ट को, जो ये पार्ट डिटैच हो रहा है, इसको हम अर्थ पे गिरा देते हैं और इसको हम काफी कैलकुलेटेड वे में अर्थ पे ड्रॉप करते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, अगर ये रॉकेट का इतना बड़ा पीस मुंबई, दिल्ली ऐसे अगर एरिया में गिरेगा तो इससे बहुत ज़्यादा ही लाइफ लॉस होगा। तो इसलिए ये जो रॉकेट का इतना पार्ट है इसको काफ़ी कैलकुलेटेड वे में किसी ना किसी ओशन में गिराया जाता है ताकि कोई लाइफ लॉस ना हो, कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो। अब देखिए, आप इसी इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक छोटा सा, ये एक्चुअली में सैटेलाइट है जो कि ये रॉकेट कैरी कर रहा था। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि ये जो सैटेलाइट है ये अपने आप को डिटैच कर लेता है रॉकेट से। और ये कब होता है? जब रॉकेट अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया होता है और उस समय ये जो सैटेलाइट है वो अपने आप को डिटैच कर लेता है इस रॉकेट से और अर्थ के ऑर्बिट में मूव करने लगता है। और फिर ये अर्थ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में या फिर सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है और हमें बताता है। और यही सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी हेल्प करता है। तो अभी हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को समझा। स्टूडेंट्स, अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे। तो मून को पढ़ने से पहले हम मून के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। अगर आपने रात में आसमान को देखा होगा और नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरह से डिफरेंट टाइम पे जो मून की पोजीशन है वो चेंज होती रहती है और उसके साथ मून की शेप भी चेंज होती रहती है। तो एक दिन आपने ऐसा जरूर देखा होगा जिस दिन आपको मून का कंप्लीट डिस्क दिखता है, मतलब कि आप एक होल सर्कल देख पाते हैं स्काई में। तो इस तरह से आप मून का होल सर्कल देख पाते हैं। फिर कुछ दिन बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या होता है, ये जो कंप्लीट एक
मून था जिसको आप देख पा रहे थे, कुछ दिन बाद क्या होगा, आप मून का सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया देख पाएंगे, ये एरिया आप नहीं देख पाएंगे। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, आप मून का सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया देख पाएंगे, ये एरिया आप नहीं देख पाएंगे। ये जो क्रॉस मार रही हूँ जिस एरिया में, इस एरिया को आप नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से एक दिन आएगा जिस दिन आप मून का बहुत ही कम पोर्शन, दैट इज इतना पार्ट आप देख पाएंगे। ये जो पार्ट है आप इस पार्ट को नहीं देख पाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो आपको मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, ऐसा लगता है कि आसमान में मून है ही नहीं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि मून की जो शेप है वो चेंज होती रहती है। तो जिस दिन मून आपको कंप्लीट होल डिस्क में दिखाई देता है, इस फेज को, मून के इस फेज को हम कहते हैं फुल मून। तो जिस दिन आपको मून कंप्लीट दिखाई देता है, मून के उस फेज को हम कहते हैं फुल मून। और देखिए, जिस नाइट आपको मून दिखाई देता है, कंप्लीट होल डिस्क फुल मून दिखाई देता है, इस नाइट को हम कहते हैं फुल मून नाइट या फिर इस पूर्णिमा। तो देखिए, जिस नाइट आपको मून पूरा कंप्लीट दिखाई देता है उस नाइट को हम कहते हैं फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से मून का शेप चेंज होता जाता है और एक दिन आता है जिस दिन आपको मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इस फेज को हम कहते हैं न्यू मून। और जिस नाइट आपको ये मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, इस नाइट को हम कहते हैं न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या। तो जिस नाइट आपको मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उस नाइट को न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या कहते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए आज फुल मून नाइट है, आज आपको चांद पूरा दिख रहा होगा। तो आज के 15वें दिन आपको चांद बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ये जो न्यू मून का फेज आता है ये एकदम 15वें दिन आता है और फोर्टनाइट लेटर आप देखेंगे कि आपको मून दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे हम एक टर्म यूज कर रहे हैं फोर्टनाइट। तो फोर्टनाइट मीन्स क्या होता है? देखिए बच्चों, हम 14 दिन के टाइम पीरियड को फोर्टनाइट कहते हैं। तो फोर्टनाइट में 14 दिन होता है और पीरियड ऑफ 14 डेज को हम फोर्टनाइट कहते हैं। और फोर्टनाइट लेटर मतलब कि 14 दिन के बाद 15वें दिन आपको ये जो न्यू मून का फेज है ये हमें दिखाई देता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें 15 दिन का टाइम लगता है। तो 15वें दिन हमें न्यू मून दिखाई देगा। और मान लीजिए आज न्यू मून है, तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद कि किस तरह से अगर आज मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है तो मून का कुछ एरिया विजिबल होने लगता है। तो आप देखेंगे मून का आपको इतना एरिया विजिबल होने लगेगा और ये बाकी एरिया आप नहीं देख पाते हैं। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही होता है, मून का आप इतना एरिया देखने लगते हैं और ये एरिया विजिबल नहीं होता है। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, मून का आपको बहुत ज़्यादा एरिया दिखने लगता है, इतना पार्ट विजिबल होता है, इतना पार्ट विजिबल नहीं होता है। फिर एक दिन आता है जिस दिन आपको मून कंप्लीट होल डिस्क मून का विजिबल होता है और अगेन हम कहाँ पहुँच गए? फुल मून नाइट पे पहुँच गए। तो न्यू मून से फुल मून नाइट आने के लिए भी 15 दिन का टाइम लगता है। तो मान लीजिए आज अगर न्यू मून नाइट है तो फुल मून नाइट कब आएगा? 15वें दिन। 15वें दिन आपको मून का होल डिस्क दिखेगा। तो ये फिनोमिना 15वें दिन बाद होता है। फुल मून से न्यू मून 15वें दिन आता है और न्यू मून से फुल मून 15वें दिन आता है, 14वें दिन के बाद, 14 दिन बाद। तो यहाँ पे हमने फुल मून नाइट और न्यू मून नाइट का कॉन्सेप्ट समझा। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो ये फुल मून नाइट है आप महीने में, एक मंथ में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही देख सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है फुल मून नाइट से न्यू मून नाइट में, इसको होने के लिए 15 दिन का टाइम चाहिए। तो एक महीने में आप सिर्फ फुल मून को एक बार देख सकते हैं और न्यू मून को एक बार देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको न्यू मून नाइट और फुल मून नाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज मून। तो अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि किस तरह से मून एक सैटेलाइट है और ये अर्थ का सैटेलाइट है। अर्थ के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सैटेलाइट है और वो मून है। सो मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब अगर हम मून और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है इसकी बात करें तो मून हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो मून हमसे कितना दूर है बच्चों? याद रखिएगा, मून हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अच्छा बच्चों, आपको क्या लगता है मून हमसे ज्यादा दूर है या फिर सन? हमने फर्स्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि सन की क्या डिस्टेंस है अर्थ से। तो हमने उस समय पढ़ा था कि सन अर्थ से अबाउट 15 मिलियन
किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि अर्थ से मून 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो कौन सबसे ज्यादा दूर है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सन ज्यादा दूर है, क्योंकि सन हमसे 15 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर आपको ये डेटा समझने में दिक्कत हो रही है कि 15 मिलियन कितना होता है, तो चलिए इसको हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, 1,50,00,000 किलोमीटर, तो सन हमसे 1,50,00,000 किलोमीटर दूर है। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि अर्थ से सन बहुत ही ज्यादा दूर है और अर्थ से मून बहुत ही ज्यादा पास में है। और अगर हम बात करें कौन सा सेलेस्टियल बॉडी अर्थ से ज्यादा पास में है, तो मून सबसे पास में है अर्थ के। तो बच्चों, अगर हम बात करें अर्थ और मून में कौन बड़ा है, तो देखिए बच्चों, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। इसका क्या मतलब है? देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है और हमने अर्थ का ये डायमीटर ड्रॉ किया और इस डायमीटर का हमने 4 पार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये अर्थ का 4 पार्ट हो गया। तो जो एक पार्ट है वो 1/4 पार्ट इंडिकेट कर रहा है अर्थ के डायमीटर को, और इस डायमीटर का आप मून ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि इतना सा मून ड्रॉ होगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मून छोटा है अर्थ से। तो देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो मून को अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए 27 दिन का टाइम लगता है। तो ये अगर अर्थ है और ये मून है, तो इस तरह से मून को अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? अबाउट 27 डेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मून टेक एग्जैक्टली 27 डेज टू कंप्लीट वन स्पिन। अभी हमने पढ़ा था कि मून अर्थ के अराउंड इस तरह से एक कंप्लीट चक्कर 27 दिन में लगाता है। अब हम बोल रहे हैं कि जो मून है वो अपनी जगह पे एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए, मतलब कि एक कंप्लीट स्पिन करने के लिए 27 दिन का टाइम लेता है। और अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि स्पिन क्या है, तो अगर आपने लट्टू को घूमते देखा होगा तो लट्टू अपने एक्सिस पे किस तरह से स्पिन करता है, तो उसी तरह से मून भी अपनी जगह पे घूमता है। तो मून के पास 2 मोशन है, मून एक अपनी जगह पे घूमता है और एक प्लेनेट के अराउंड घूमता है। तो अपनी जगह पे घूमने के लिए और प्लेनेट के अराउंड घूमने के लिए वो ऑलमोस्ट सेम डेज लेता है, दैट इज 27 डेज एंड 27 डेज। और यही 2 कारण है जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हम मून का एक साइड देख पाते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए ये मून है, तो मून का सिर्फ और सिर्फ हम ये वाला पार्ट देखते हैं, कभी भी हमने मून का ये वाला पार्ट नहीं देखा है। और ये क्यों? क्योंकि मून एक कंप्लीट राउंड अर्थ के अराउंड लेने में 27 दिन का टाइम लेता है और अपनी स्पिन पे एक कंप्लीट मोशन करने के लिए भी 27 दिन का टाइम लेता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हम मून का सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं, तो इस चीज को हम एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो चलिए हम इस प्रैक्टिकल को करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये समझेंगे कि क्यों मून का सिर्फ हाफ फेज ही अर्थ को फेस किया होता है। हम अर्थ से मून का हाफ फेस ही क्यों देख पाते हैं? इस चीज को समझने के लिए हमने ये सेटअप तैयार किया है। और ये हमारा अर्थ है, लेट्स सपोज, और ये मून है। जिस फेज को हम देख पाते हैं, अर्थ को जो विजिबल होता है, वो हमने येलो कलर से डिपिक्ट किया है, और जिस फेज को हम कभी नहीं देख पाते हैं उसको हमने ब्लैक कलर से शो किया है। अब हम बात कर लेते हैं मून के पास जो 2 मोशन है। मून एक तो रोटेशन करता है और एक रेवोल्यूशन करता है, जैसे हमने आपको बताया था। तो रोटेशन किस मोशन को कहते हैं? देखिए, जब मून अपने एक्सिस पे इस तरह से मूव करता है, इस मोशन को हम रोटेशन कहते हैं। और जब मून अर्थ के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करता है, इस मोशन को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम 3 केसेस में समझेंगे। फर्स्ट केस हम लेते हैं जिसमें हमारा मून रोटेट नहीं कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा। अब आप कैसे इंश्योर करोगे कि हमारा मून रोटेट नहीं कर रहा है? ये देखिए, ये गो जो लिखा हुआ है, गो ऑलवेज इस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, तो आपको पता चल जाएगा ये रोटेट नहीं कर रहा है। अगर मून रोटेट करेगा तो देखिए गो का कैसे डायरेक्शन चेंज होने लगा, तो हमें पता चलेगा। अगर ये ऑलवेज इधर इंडिकेट करेगा गो, तो ये रोटेट नहीं कर रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस। ये देखिए, गो ऑलवेज इधर इंडिकेट कर रहा है। ये देखिए, हम यहाँ पे पहुंचे, इस पोजीशन पे देखिए गो अभी भी इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और
किस तरह से हमें मून का ये वाला पार्ट विजिबल होने लगा। इसी तरह से अगर हम चलते हैं, मूव करते हैं मून को, तो देखिए और देखा कि किस तरह से अब हमें ये जो डार्क साइड है ये भी दिखने लगा। अर्थ को ये डार्क साइड फेस किया हुआ है और गो अभी भी इसी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं, ये देखिए हम यहाँ पे आए, ये वाला एरिया अर्थ को फेस करने लगा और गो अभी भी इसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये देखिए हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए और अब वापस हमें ये वाला एरिया दिखने लगा अर्थ को और गो इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अभी हमने देखा कि जब हमने ये केस लिया, हमारा मून रोटेट नहीं करता है, तो हमें अर्थ का होल सरफेस विजिबल था। यहाँ पे हमें डार्कर साइड भी दिखने लगा था मून का इस पोजीशन पे। अब हम अपने सेकेंड केस की बात करेंगे, जिसमें रेवोल्यूशन और रोटेशन का टाइम पीरियड सेम नहीं होगा। रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड सेम नहीं होगा, इसका क्या मतलब है कि हमारा मून जब रिवॉल्व करेगा तो वो रोटेट मोर देन 1 टाइम और लेस देन 1 टाइम करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कौन सा एजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी एक रेवोल्यूशन हुआ लेकिन मून मोर देन 2 टाइम रोटेट कर गया। सो कंक्लूजन इज, अगर टाइम पीरियड डिफरेंट होगा रेवोल्यूशन और रोटेशन का, तो हमें अर्थ का होल सरफेस दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, जिसमें रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड सेम होगा, जो कि मून का एक्चुअल मोशन। अब आप देखिए कि जब रोटेट करेगा तो किस तरह से जो गो अभी इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो रोटेट करते हुए अलग अलग डायरेक्शन को इंडिकेट करने लगेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा ये वाला एरिया अर्थ को विजिबल है। ये जो हाफ स्फेयर है मून का, ये अर्थ को फेस किया हुआ है। अब हम रोटेशन के साथ चलते हैं। देखिएगा ऑलवेज ये वाला ही इसको फेस करेगा एंड गो का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा। ये देखिए इस पोजीशन पे जब हम आए तो हमने देखा कि किस तरह से गो का जो डायरेक्शन है वो इधर इंडिकेट करने लगा। आगे चलते हैं। ये देखिए हमेशा येलो पार्ट ही अर्थ को फेस किया हुआ है और गो किस तरह डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। ये अब देखिए इस पोजीशन पे आए, देखिए गो अब इस डायरेक्शन में इंडिकेट करने लगा और जब इस यहाँ पे था तो किस डायरेक्शन में इंडिकेट करता था, इस डायरेक्शन में। और अभी भी ये वाला ही एरिया जो है वो अर्थ को फेस किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आए, गो इस डायरेक्शन को इंडिकेट करने लगा और स्टिल ये वाला फेस ही अभी अर्थ को दिख रहा है। अब हमारे मून ने एक रेवोल्यूशन और एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया। रोटेशन कैसे कंप्लीट किया, कैसे हमें पता चला इस चीज का, क्योंकि गो पहले इसी डायरेक्शन को इंडिकेट करता था, अभी इसी डायरेक्शन को कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि क्यों हमें मून का सिर्फ और सिर्फ हाफ फेज ही विजिबल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा, किस तरह से हम मून का सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं। अब बच्चों देखिए, हमने आपको बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है और सिर्फ अर्थ एक इकलौता प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है, जिसपे ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट रहते हैं। तो क्या मून पे कोई रहता है? मून तो प्लैनेट नहीं है, मून एक सैटेलाइट है। तो नहीं बच्चों, मून पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे जो कंडीशन है वो इतनी फेवरेबल है ही नहीं कि लाइफ को सपोर्ट कर सके। मून पे आप देखेंगे तो माउंटेन्स है, डिप्रेशन मतलब कि इस तरह से गड्ढे हैं और प्लेन्स हैं, लेकिन मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो अभी हमने मून के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। तो बच्चों अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो अभी हमने मून के बारे में पढ़ा, तो क्या आपको लगता है कोई मून पे अभी तक गया है, कोई ऐसा इंसान जो मून पे गया हो? बिल्कुल बच्चों, ऐसे बहुत इंसान हैं जो अभी तक मून पे जा चुके हैं। और सबसे पहला इंसान जो मून पे गया था, मून के सरफेस पे गया था, वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आप बच्चों याद रखिएगा दैट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन जो कि मून पे गया था। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि ये किस ईयर में गए थे, तो ये 20 जुलाई 1969 इस ईयर में गए थे। अब बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है कि आप फाइंड कीजिएगा कि क्या कोई एक ऐसा इंडियन है जो मून पे कभी गया है। तो आप इस क्वेश्चन को फाइंड कीजिएगा और इसका
आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे सेकंड फैक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि जो सन की लाइट है उसकी स्पीड क्या है। आप जैसा कि जानते हैं ट्रेन, मोटरसाइकिल या फिर कार, ये सब 40, 50, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती हैं। तो अगर हम बात करें कि जो सन की लाइट है उसका क्या स्पीड है, तो उसका स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों, ये जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। जो सन की लाइट है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर एरिया को ट्रेवल करती है। और बच्चों, एक और बात ध्यान रखिए कि जो सन की लाइट है जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, सन की लाइट सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करती है। इससे ज्यादा तेज ट्रेवल करने वाली अभी तक कोई भी ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं की गई है। तो सन की जो लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है। हमने यहाँ पे क्या किया है, जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड था इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। और आप जानते हैं किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करके आपको ये भी बता दिया कि मीटर में इसकी क्या वैल्यू है और किलोमीटर में। अब देखिए बच्चों, इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी जो सन का लाइट है उसको अर्थ पे पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है। तो अप्रॉक्स जो सन की लाइट है वो अर्थ पे कितने देर में पहुंचती है, 8 मिनट में। तो 8 मिनट में सन की लाइट अर्थ पे पहुंचती है। तो ये रही कुछ फैक्ट्स की बातें। आज अपने वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अपने आगे आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय।